इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है। अकाउंटेंसी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि रेवेन्यू और कॉस्ट इन दोनों की प्रॉपर मैचिंग होनी चाहिए। हमें रेवेन्यू कमाने के लिए कई तरह के एक्सपेंसेस या कॉस्ट इनकर करने पड़ते हैं। जैसे हो सकता है स्टाफ की सैलरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट, ऑफिस का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन, काफी कुछ हो सकता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो जब भी हम कोई खर्च करते हैं रेवेन्यू कमाने के लिए, उस कॉस्ट और उस रेवेन्यू की प्रॉपर मैचिंग होनी चाहिए, तभी सही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या सही प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जा सकता है। तो जब कोई भी रेवेन्यू किसी पीरियड में रिकॉर्ड होता है, अगर वो इस पीरियड का रेवेन्यू है, हमने इस अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड कर लिया, तो उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस हमने किए हैं, उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे इसी पीरियड में रिकॉर्ड होने चाहिए, किसी दूसरे पीरियड में नहीं। तभी हम इस पीरियड की सही प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाएंगे। तो सारे रिलेटेड रेवेन्यू और कॉस्ट सेम पीरियड में रिकॉर्ड होने चाहिए। अब कई बार कॉस्ट डायरेक्टली रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ गुड्स खरीद के बेचते हैं, तो कॉस्ट, उन गुड्स का जो कॉस्ट है, जो सेल हो रहे हैं, वो डायरेक्टली रेवेन्यू से रिलेटेड है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इस तरह के एक्सपेंसेस डायरेक्टली रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं। बट अगर आपने कोई फैक्ट्री या कोई ऑफिस सपोज रेंट पे ली, तो अब जस्ट फैक्ट्री ले लेने से तो सेल होगी नहीं, रेवेन्यू आएगा नहीं। तो हो सकता है ऐसे कुछ एक्सपेंसेस हो जो डायरेक्टली रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं हो, पर वो टाइम पीरियड से रिलेटेड होते हैं। तो इस केस में उन्हें उसी टाइम पीरियड में, उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड किया जाएगा एज एन एक्सपेंस, जिस पीरियड से वो बिलोंग करते हैं, जिस पीरियड को वो रिलेट करते हैं। सो इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन दैट पीरियड, जिस भी पीरियड में हम उन्हें इनकर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सपोज एक फ्रूट सेलर है, सिंपल बिजनेस है, उसने 5 केजी एप्पल्स खरीदे। फर्स्ट डे पे उसने 5 केजी एप्पल्स खरीदे मार्केट से, और 100 रुपया पर केजी के हिसाब से उसने पे किया, यानी टोटल पेमेंट 500 रुपीज का उसने किया। उस दिन फिर वो एप्पल्स लेके अपने शॉप में आ गया, और उस दिन उसके पास ज्यादा कस्टमर्स नहीं आए, तो वो सिर्फ 1 केजी एप्पल बेच पाया। ये एप्पल्स उसने 100 रुपए के रेट में खरीदे थे, और उसने 140 रुपए के रेट में बेचे, और उसके पास 4 केजी एप्पल बचे रह गए। तो उसको अकाउंटेंसी आती नहीं थी, मैचिंग कॉन्सेप्ट आता नहीं था। उसने सिंपल हिसाब लगाया कि मैंने कमाए कितने, 140 रुपए। ये 1 केजी एप्पल बेचा ना, तो 140 रुपए। और मैंने पैसे खर्च कितने किए, सुबह मैंने 5 केजी एप्पल खरीदे थे 100 रुपए के रेट में, तो ये 500 रुपए मैंने खर्च किए। तो मेरा टोटल लॉस हो गया 360। बड़ा दुखी हो गया। अगले दिन उसके पास कुछ कस्टमर्स आए, ऑब्वियसली दुखी था तो वो मार्केट जाके और एप्पल्स खरीद के नहीं लाया, लेकिन उसके पास कुछ कस्टमर्स आए, पिछले दिन वाले बचे हुए 4 केजी एप्पल उसके पूरे के पूरे बिक गए, वो भी सेम रेट 140 में। तो अब दूसरे दिन उसने जब हिसाब लगाया, तो उसने कहा मैंने 4 एप्पल्स बेचे 140 के रेट में, 4 केजी एप्पल्स 140 के रेट में, तो मैंने 560 कमाया। और एप्पल सेकेंड डे तो उसने कोई एप्पल्स खरीदे नहीं थे, तो उसने कुछ मनी स्पेंड नहीं किया, तो उसके हिसाब से प्रॉफिट हुआ 560 रुपीज। उसके हिसाब से पहले दिन का लॉस 360 और दूसरे दिन का प्रॉफिट 560। पर आप अकाउंटेंसी के स्टूडेंट है, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं ये सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि इसमें रेवेन्यू और कॉस्ट को सही तरीके से मैच नहीं किया गया है। पहले दिन उसने सिर्फ 1 केजी एप्पल बेचा, जिसका सेलिंग प्राइस था 140, लेकिन उसने पूरे 5 केजी एप्पल्स का कॉस्ट, ये जो पूरे 5 केजी एप्पल्स का कॉस्ट है, ये इसने 1 केजी एप्पल के रेवेन्यू के साथ मैच कर दिया, इसीलिए यहां पर लॉस आ रहा है। अगर रियल में देखा जाए, तो उसने 100 रुपए का 1 केजी एप्पल
140 रुपए में बेचा, तो उसको तो 40 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो अगर आप मैचिंग कॉन्सेप्ट लगाकर उसके अकाउंट्स को वापस से बनाएंगे, तो पहले दिन उसने रेवेन्यू कमाया, उसका रेवेन्यू कितना था? 140। 1 केजी एप्पल बेचा, 140। उस रेवेन्यू से रिलेटेड कॉस्ट, यही मैचिंग कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज, क्योंकि ये तो 1 ही केजी था। 1 केजी का कॉस्ट क्या है? 100 रुपीज। तो पहले दिन उसने प्रॉफिट कमाया 40 रुपए, ठीक है। और दूसरे दिन उसने रेवेन्यू कितना कमाया? 4 केजी एप्पल एट द रेट 140। तो ये उसका टोटल रेवेन्यू है। और इस रेवेन्यू से रिलेटेड कॉस्ट क्या है? 4 केजी एप्पल्स की परचेस कॉस्ट एट द रेट ऑफ 100, तो 400। तो ये उसका सेकेंड डे का प्रॉफिट है, ठीक है। ये होगा सही तरीका प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का बाय द मैचिंग कॉन्सेप्ट। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप इन दोनों को टोटल करें तो 200 आता है, और इन दोनों को टोटल करें तो भी 200 आता है। मतलब मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से आपका प्रॉफिट कम या ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ वो किस पीरियड में रिकॉर्ड किया जाएगा वो चेंज हो जाता है, वो मोर एक्यूरेट, मोर अप्रोप्रिएट हो जाता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से ही हमारे पास अकाउंटेंसी में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट का सिस्टम है, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये एडजस्टमेंट्स इसीलिए किए जाते हैं ताकि हम सही तरीके से रेवेन्यू और कॉस्ट को मैच करके उस पीरियड का सही प्रॉफिट निकाल सकें। अगर मैं प्रॉपर स्टेटमेंट बनाऊं, ये जो ट्रांजैक्शन हमने अभी देखा उसका, तो पहले दिन रेवेन्यू वाज 140, 140 का रेवेन्यू था। उसने मनी स्पेंड किया 500, एप्पल्स परचेस्ड 500, लेकिन उसमें से 400 के एप्पल यानी 4 केजी एप्पल तो इस पीरियड में, मतलब पहले दिन बिके ही नहीं, ये अगले दिन बिकेंगे, तो इनका कॉस्ट भी अगले दिन कंसिडर किया जाना चाहिए। इसीलिए मैंने एक्सपेंसेस में से 400 लेस कर दिया। मेरा रियल में एक्सपेंस 100 रुपीज है, तो 140 माइनस 100, 40 रुपीज मेरा प्रॉफिट है। और ये 400 जो है, इसे हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरे दिन मेरा रेवेन्यू 560। मैंने उस दिन कुछ एक्सपेंसेस नहीं किए क्योंकि मैंने कोई नए एप्पल्स नहीं खरीदे, लेकिन जो एप्पल पिछले दिन खरीदे थे उनका कॉस्ट अब रिकॉर्ड होगा। तो कॉस्ट ऑफ दोज एप्पल्स, कॉस्ट ऑफ एप्पल सोल्ड, इन्हें हम COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलते हैं जनरल भाषा में, अकाउंटेंसी की भाषा में। तो ये टोटल कॉस्ट 400 है, 560 माइनस 400, 160। चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल देखते हैं इस बार। किसी पर्सन ने प्रोफेशनल वर्क के लिए ऑफिस रेंट पे लिया। अब नया नया काम था, तो फर्स्ट मंथ में कोई रेवेन्यू नहीं आया। सेकेंड मंथ में उसे 50,000 का रेवेन्यू आया, और उस ऑफिस का जो रेंट था वो था 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ। तो जब उस पर्सन ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई, तो सेकेंड मंथ में लिखा रेवेन्यू 50,000, एक्सपेंस 2 महीने का 20,000, प्रॉफिट 30,000। और पहले महीने में कोई रेवेन्यू नहीं था, तो उसने कोई एक्सपेंस भी चार्ज नहीं किया, एंड प्रॉफिट एंड लॉस 0। पर आप जानते हैं ये सही नहीं है। सही तरीका ये होगा, फर्स्ट मंथ में मनी अर्नड इज 0, बट ये एक्सपेंस जो रेंट था 10,000 का, पहले महीने का जो रेंट था, वो तो पहले महीने से ही रिलेटेड है। वो आपने पहले महीने में खर्च किया रेवेन्यू कमाने के लिए, रेवेन्यू नहीं आया, दैट इज ओके। रेवेन्यू नहीं आया वो ठीक है, लॉस है। लेकिन उसका जो आपने 10,000 पहले महीने में खर्च कर दिए, उसका कोई बेनिफिट आपको सेकेंड मंथ में मिल रहा है क्या? नहीं। उस 10,000 के बदले 1 महीना आपने ऑफिस स्पेस यूज की, तो वो उसी पीरियड का खर्चा है। इसीलिए इसे हम
फर्स्ट मंथ में ही रिकॉर्ड करेंगे और फर्स्ट मंथ का लॉस है 10,000 और सेकेंड मंथ में जब हमने 50,000 रेवेन्यू कमाया 10,000 रेंट अज्यूम करिए और कोई खर्च नहीं है तो प्रॉफिट 40,000। अब वापस से देखिए पहले वाले सिचुएशन में भी टोटल प्रॉफिट 30,000 ही था और दूसरे वाले सिचुएशन में भी पहले मंथ में -10K है और दूसरे मंथ में +40K है तो टोटल 30,000 ही है। मैंने आपको बताया मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से कभी भी प्रॉफिट कम या ज्यादा नहीं होता, सिर्फ वो किस पीरियड में रिकॉर्ड किया जाएगा वो चेंज हो जाता है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पीरियोडिसिटी, क्योंकि हम सही पीरियड में रेवेन्यू रिकॉर्ड करके उसी रेवेन्यू से रिलेटेड कॉस्ट को भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं ताकि उस पीरियड का सही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्रॉफिट या लॉस निकाला जा सके। अगर हम पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट जो आप पहले समझ चुके हैं अगर हम वो पढ़े ही नहीं, अगर हम वो फॉलो ही नहीं करें तो हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं होगी। और ये आप देख भी चुके हैं क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट से कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ता या घटता नहीं है, सिर्फ वो किस पीरियड में रिकॉर्ड होना है ये चेंज हो जाता है। अगर बिजनेस की लाइफ को अकाउंटिंग पीरियड्स में डिवाइड नहीं करें तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे रेवेन्यू सारे खर्चे टोटल प्रॉफिट एंड लॉस है, मैचिंग कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है। चलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट का और एक अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एक पर्सन ने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया और उसके लिए उसने एक ट्रक खरीदा जिसकी कीमत थी 20 लाख रुपए और ऐसा एस्टिमेटेड है कि 10 साल तक ये बिजनेस में ये ट्रक चलेगा, यूज होगा। तो उसने सारे के सारे पैसे 20 लाख रुपए बिजनेस स्टार्ट होते ही दे दिए। लेकिन क्या ये सिर्फ उस पहले साल का ही एक्सपेंस है जब उसने बिजनेस शुरू किया? वो 10 साल तक ट्रक को यूज करेगा, 10 साल तक उससे रेवेन्यू कमाएगा। तो ट्रक खरीदने का जो एक्सपेंस है, जो एक्सपेंडिचर है, उसे भी तो 10 साल में डिवाइड करना चाहिए। आपने एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर वाले वीडियो में देखा होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किसे कहते हैं। जब डेप्रिसिएशन की बात होती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि डेप्रिसिएशन का मेन पर्पस है एसेट्स की फेयर वैल्यू बैलेंस शीट में दिखाना, कि बैलेंस शीट में एसेट सही वैल्यू पे दिखाया जाए, पर ये सही नहीं है। डेप्रिसिएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस एक्चुअली ये होता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा तक बेनिफिट देता है, तो उसको थोड़ा 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 करके हर साल जब तक उससे बेनिफिट मिल रहा है, उससे रेवेन्यू कमा पा रहे हैं, उस कॉस्ट को उसी हिसाब से उसी प्रोपोर्शन में रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज करें। सो दैट इज व्हाई इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो डेप्रिसिएशन भी वही है, ये आप बहुत ज्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर है। तो डेप्रिसिएशन का एक सबसे बड़ा कारण फेयर वैल्यूएशन ऑफ एसेट नहीं है, उसका कारण है मैचिंग कॉन्सेप्ट।